तो जैसा कि हमने लॉगरिथम के लॉज किए थे, तो लॉज हमारे पास कुछ इस तरह थे कि एक हमारे पास लॉ था log ऑफ एक्स वाई इज इक्वल लॉग ऑफ एक्स प्लस log ऑफ वाई। फिर हमारे पास था log ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय वाई इज इक्वल टू log ऑफ एक्स माइनस log ऑफ वाई। फिर हमने देखा कि log ऑफ अगर x की पावर कोई m है तो हम m आगे रख के log में हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और हमारे पास एक ये भी था कि log ऑफ a टू द a इज इक्वल टू 1। फिर हमारे पास एक और है log a टू द 1 इज इक्वल टू 0। तो ये थोड़ा मिनी लॉज कह सकते हैं, मतलब मेन जो हैं वो ये हैं, ये भी यूज़ होते हैं इनके बाद, कभी कभी डायरेक्टली यूज़ होते हैं, कभी इनके बाद ये भी यूज़ होते हैं। तो मतलब ये 5 लॉज हैं, तो इसको नाम भले 1 2 3 4 और 5 कह सकते हैं। तो ये 5 लॉज हमारे इंपॉर्टेंट बहुत हैं, मगर हम इसको फॉरवर्ड में करना हमने सीखा था, ताकि जैसे हमारे पास अगर log ऑफ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब डिवाइडेड बाय जेड पावर 4 है, तो हमने इसको ऐसे लिखा था कि हम पहले प्रोडक्ट में लिखेंगे log स्क्वायर वाई क्यूब माइनस log ऑफ जेड 4, यानी हमने डिवीजन के लिहाज से ओपन किया। फिर हमने देखा कि यहाँ पे एक और प्रोडक्ट भी है, तो लिखा log एक्स स्क्वायर log वाई क्यूब माइनस log जेड की पावर 4। फिर हमने देखा कि यहाँ पे पावर्स भी हैं, तो हम पावर्स को थोड़ा ओपन करते हैं, तो ये 2 log ऑफ एक्स प्लस 3 log ऑफ वाई माइनस 4 log ऑफ जेड। तो वही चीज़ें हैं मगर रिवर्स में। देखिए जैसे हमने ये लिखा है, हमने लॉज को ओपन किया है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो हम इसको रिवर्स डायरेक्शन में भी कर सकते हैं। हमारे पास अगर ये सवाल मिला हुआ तो सवाल कैसे होगा, यहाँ पे होगा सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, और यहाँ पे लिखा होगा चेंज इनटू सिंगल लॉगरिथम। तो हम इसको पहले ऐसे लिखेंगे, इसको फिर हम ऐसे लिखेंगे, इसको बाद हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यही स्टेप्स हमें, जिसे हम सिंपली बात है कि अगर हम कोई काम करते हैं किसी वर्ड पे, ठीक है, वर्ड जो हमारा MS वर्ड होता है, तो हम चीज़ें करते हैं, करते जाते हैं, हम उसको अंडू करते हैं, तो वही चीज़ हमारे पास रिवर्स में हो जाती है। तो वही चीज़ें मैं अगर इसका एग्जांपल ये देता हूँ, अगर मैं ये लॉज अप्लाई कर रहा हूँ, मैं वीडियो ओपन, जैसे ये अभी रिकॉर्डिंग मेरी हो रही है, तो मैंने ये वीडियो ओपन किया, स्टार्ट किया करना, तो मैंने इस पर ला लगाया, ये आ गया, इस पर ला लगाया, ये आ गया, इस पर ला लगाना, ये आ गया। अब मैं इस वीडियो को रिवर्स करके चलाता हूँ, तो पहले ये चीज़ आएगी, फिर ये चीज़ आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी। हाँ, बताने का तरीका अलग होगा, मगर होंगी, मतलब अगर मैं सिर्फ लिखूँगा बोलूँगा नहीं, तो लॉज के लिहाज से तो वही चीज़ें हो जाएंगी। तो बाय में लिखूँ भी सही, बाय जिसला, बाय जिसला, वही चीज़ें दोबारा रिपीट करना होंगी, मगर इन्वर्स में वीडियो को हम जब इन्वर्स करेंगे या रिवर्स करेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे सवाल होते हैं जो कि हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके मैट्रिक की बोर्ड मैथ में तो वैसे 3 4 हैं। तो एक सवाल अभी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, मगर इसी किस्म का एक मैट्रिक की मैथ में जो मैंने पिछले में भी लिखा था, तो मैं उससे रिलेटेड कोई एक लिख रहा हूँ, ताकि जैसे लिखा है लॉग, सवाल ऐसे होगा चेंज इन सिंगल लॉगरिथम। अब सिंगल लॉगरिथम का मतलब ये नहीं कि आपका लॉग में आए, कोई ऐसा नंबर हो सकता है जिसके बाद आपकी उस लॉग की वैल्यू हो, जैसे log ऑफ 100 है, log ऑफ 10 है, तो आपको वैल्यू उसकी पता होती है, वरना आप एक ही लॉग में लिखेंगे। तो मैं कभी कभी बुक्स में जैसे कैलकुलेटर भी हमारा यही करता है कि अगर हम सिर्फ लॉग लिखते हैं तो वो log बेस 10 लेता है, वरना अलग से हम रियल लाइफ में जैसे हम करते हैं तो वहाँ डिफरेंट लेते हैं। कैलकुलेटर के लिहाज से हमारे पास लॉग पहले से ही वो डिफाइंड है बेस 10। अगर ln लगाते हैं तो फिर नेचुरल लॉगरिथम आ जाता है, वो अलग सिनेरियो है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं log ऑफ अगर 25 है माइनस log ऑफ 4 है, सॉरी 4 यहाँ नहीं, 4 यहाँ पे, फिर प्लस log ऑफ 16 है, ऐसा कुछ। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे log ऑफ 25 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि हमने इस पर क्वेश्चन वाला अप्लाई किया, डिवीजन वाला। फिर हमने लिखा log ऑफ 16। फिर जब हमने इसको देखा कि यहाँ पे अभी भी अप्लाई हो सकता है प्रोडक्ट, तो हम लिखा log ऑफ 25 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 4। अब ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है 1 टाइम 4 टाइम, तो ये हो जाएगा log ऑफ 25 इंटू 4, जो कि होगा log ऑफ 100, जो कि हम लिख सकते हैं log ऑफ 10 का स्क्वायर। अब इस पर log ऑफ स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएं, तो ये जगह 2 log ऑफ 10
और हमें पता है log ऑफ 10 1 होता है क्योंकि बेस पहले से ही 10 है, तो ये हो जाएगा 10 2 इंटू 1 जो कि एक्चुअल में 2 है। तो ऐसे सवाल भी हो सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ दिस, ये कह सकते हैं, या चेंज इनटू सिंगल लॉगरिथम, ये और द सिंगल लॉगरिथम फॉर्म ऑफ दिस वैल्यू दिस एक्सप्रेशन इज़, ऑप्शन में 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, या डायरेक्टली वैल्यू कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ दिस। अब डायरेक्टली हम वैल्यू नहीं से निकाल सकते हैं क्योंकि हमें ये पॉइंट कैलकुलेटर में हमें पॉइंट में देगा, ये भी पॉइंट में देगा, मगर हम अगर इसको लॉस के लॉग के लॉज अप्लाई करना रिवर्स मेथड में, हमारे पास ऐसी चीज़ आ रही है जिसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो बताने का मेन जो मेरा मकसद था वो यही था कि हम ऐसे ऐसे सवाल भी कर सकते हैं। तो लॉग में इतना बहुत नहीं होता, मतलब लॉग के हमें रूल्स याद आएगा, तो जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके रूल्स की प्रैक्टिस होगी। तो जैसे आप फॉरवर्ड में करना सीखेंगे, तो यही चीज़ मैंने शायद कल भी कही थी, और उसको थोड़ा दोबारा इसलिए कह रहा हूँ कि अगर हम किसी जगह पे जाते हैं ना एक बार, तो हम वहाँ जहाँ जा रहे हैं तो वापस भी आ सकते हैं, मगर ये होता है कि हम एक बार जाके आते हैं, कुछ दिनों के बाद हम भूल भी जाते हैं, हम रास्ता भूल जाते हैं। अगर हम वहाँ पे बार बार जाएंगे, वो चीज़ हमें याद रह जाएगी जगह, तो हम वहाँ फिर इजीली जा सकते हैं और उस वहाँ से वापस भी आ सकते हैं। तो वही हम कर सकते हैं कि अगर लाज हम जितना प्रैक्टिस करेंगे लाज की, उतनी हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो हम इसको रिवर्स में भी ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं। तो आज मैं अभी आधे घंटे पहले ही वो पढ़ा के आया हूँ एक स्टूडेंट को, तो वो उसके इशू ये था कि आज मैंने उसको लाज भी बता दी है, उसका रिवर्स भी बता दिया। तो उसको थोड़ा रिवर्स में इशू ये हो रहा था क्योंकि मैंने उसी को आज ही लाज बताए थे, आज ही रिवर्स बता दिया। थोड़ा उसको इशू मुझे नज़र आया, तो मैंने फ़िलहाल कहा आप उसमें फ़िलहाल डायरेक्ट में फॉरवर्ड में प्रैक्टिस करें, जितना फॉरवर्ड में प्रैक्टिस होगी तो रिवर्स में आप उतना अच्छे से कर पाएंगे। तो यही फ़र्क है, आपके लिए भी यही है कि आप जितना जो हमने रूल्स कल किए थे, पिछले लेक्चर में किए थे, उसको थोड़ा रिवाइज़ करें, उसके क्वेश्चंस उठाएं, बुक में भी पढ़े हुए हैं बहुत सारे, और जो मैंने दी थी वहाँ पे भी हैं। तो लॉग के अगर रूल्स के लिए आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन उठाएं कहीं से भी आपको मिल जाएंगे, इतना वो बड़ा इशू नहीं है। अब मैं यहाँ से ये देखना चाह रहा हूँ कि हमारा आज अगला जो टॉपिक है वो कौन सा है, क्योंकि हमने सारे लॉगरिथम तक मैंने क्लियर किए हुए हैं। तो सॉरी, यहाँ पे कहाँ गया, ये वाला है। तो रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दी है, मगर ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो हमने सेट से स्टार्ट किया था, हम प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, लॉगरिथम, लास्ट पर। अब हमारा लास्ट टॉपिक जो अर्थमेटिक से है वो मैट्रिसेस का है। तो मैट्रिसेस की टॉपिक बहुत तो वैसे तो बड़ी है, मगर कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं जो कि यहाँ पे बेसिक हैं, ठीक है। तो आगे हम बाद में जाएंगे, मगर हम बेसिक आज कवर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो न्यू, वैसे तो टॉपिक शुरू से करनी चाहिए था, मगर थोड़ा जो हमने लास्ट में छोड़ा था वहाँ पे हमें थोड़ा रिकॉल करना था। तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट बाद में आएंगे, मगर मेन हमारा टॉपिक पहले मैट्रिसेस है, फिर डिटर्मिनेंट भी आएंगे। तो मैट्रिक्स हमारे पास सिंगुलर वर्ड है, मैट्रिसेस हमारा प्लूरल है। तो मैट्रिक्स कहते हैं एरे ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो नंबर्स का एरे, मगर कौन सा, रेक्टेंगुलर, ठीक है। तो हम कहते हैं रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। तो रेक्टेंगल हम क्यों कहते हैं, रेक्टेंगल अगर कहेंगे तो उसमें स्क्वायर आ जाता है, हम क्योंकि रेक्टेंगल पे रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं तो हमारे पास स्क्वायर आता है, तो उसी लिहाज से हम इसको एक रेक्टेंगल कहते हैं। तो हमारे पास एग्जांपल्स हैं मैट्रिक्स के। तो एक ये भी है 2 3 5 1 2 4, फिर 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी हो सकता है 1 3, ऐसे भी हो सकता है 2 1, ऐसे भी। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं मैट्रिक्स के या मैट्रिसेस के, ठीक है। तो हम जो जहाँ पे चीज़ डिफ़ाइन करते हैं, पहला एंट्रीज़, जिसको हम एंट्रीज़ या एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो हम कहते हैं एवरी एलिमेंट, अच्छा, मैं यहाँ पे अलग से लिखने से बेहतर है हम यहाँ लिखते हैं ये मैट्रिक्स ए बी सी डी। तो हम कहेंगे ए बी सी डी आर कॉल्ड एंट्रीज़, ठीक है। तो हम ए बी सी जो हमारे पास अंदर होते हैं उसको हम एंट्रीज़ का नाम देते हैं। तो वही है कि अगर हमारे पास एक होते हैं रोज़, दूसरे होते हैं कॉलम्स, ठीक है। तो हम कहते हैं हमारा ऑर्डर,
तो ऑर्डर की डेफिनेशन क्या होती है, रोज़ बाय कॉलम। हम मल्टीप्लाई एक्चुअल में नहीं करते, हम सिर्फ लिखते हैं कि जितने रोज़ हैं मल्टीप्लाई की साइन देते हैं, फिर कॉलम लिखते हैं, यानी 2 × 3 6 नहीं कहते हैं, हम इसको पढ़ते हैं 2/3। ठीक है, तो 2 रोज़ 3 कॉलम, तो अगर किसी में है तो वो हम अलग आएंगे, मगर यहाँ पे मैंने लिखा था रोज़ कॉलम, तो मैंने कहा कि यहाँ पे ऑर्डर की डेफिनेशन ये होती है कि रोज़ बाय कॉलम, तो कितनी रोज़ हैं कितने कॉलम्स है, तो हमेशा रोज़ पहले आएंगी कॉलम्स बाद में आएंगी, ये भी है। तो जब भी आप लिखेंगे ऑर्डर तो पहले रोज़ फिर कॉलम्स आएंगी। तो अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स लिखा हुआ है जिसको हम कहते हैं अगर रोज़ कॉलम की बात भी है तो हम एक टाइप लिख देते हैं रो मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम कहते हैं अ मैट्रिक्स विथ 1 रो, तो ये हमारा रो मैट्रिक्स होता है। और सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स विथ 1 कॉलम। अगर यहाँ पे मैं लिखने में थोड़ा इशू हो रहा है, यहाँ पे मैट्रिक्स विथ 1 कॉलम, तो यहाँ पे रो मैट्रिक्स में हमारे पास 1 2 इस किस्म का कुछ होगा, और यहाँ पे 1 2 कुछ इस किस्म का होगा। लाजमन नहीं कि ये हो, तो मैं इसलिए यहाँ पे 3 और 5 रख रहा हूँ, तो लाजमन नहीं कि सेम हो, मतलब यहाँ पे रो एक हो, यहाँ पे कॉलम एक हो। फिर हम कहते हैं ये रेक्टेंगुलर का भी एग्जाम्पल है, मगर स्पेशल केस में इसको नाम हम देते हैं रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स का। ठीक है, तो ये दोनों एग्जांपल हो गए। अब हम थोड़ा हम बढ़ते हैं इस पे कि रो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, सॉरी मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, हम अब करना चाह रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, लिखने में थोड़ा इशू है, ये टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में एक पहला होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो हम कहते हैं रोज डज नॉट इक्वल टू कॉलम। मैं अब डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्योंकि सेंटेंस बड़ा लिखूँगा थोड़ा इशू हो जाएगा और लिखने में जगह हमें कम पड़ेगी। तो हम कहते हैं जिसमें रोज़ और कॉलम बराबर ना हो तो हम लिखेंगे कैसे, अगर डेफिनेशन लिखी होगी हमें कैसे पता चले, तो हम कहेंगे नंबर ऑफ़ रोज़ डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम। तो यहाँ नंबर ऑफ़ लिख सकते हैं, नंबर ऑफ़ कह सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ रोज़ डज नॉट इक्वल नंबर ऑफ़ कॉलम, तो हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनेगा। इसी का स्पेशल केस वे बनेगा स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में रोज़ एंड कॉलम से बराबर होंगी, तो भले वो 2 2 हों 3 3 हों जो भी हो मगर बराबर हों, तो इसको भी यही कहेंगे नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल होंगे तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, जिसमें नहीं इक्वल होंगे वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो हम ये कह सकते हैं एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स से, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या रेक्टेंगुलर हो सकता है, नहीं कहेंगे। देखें दोनों चीज़ें में नहीं, अगर तो 2/3 है फिर भी हम इसको स्क्वायर नहीं कह सकते, हालांकि क्योंकि देखें फिगर होती है हमारे पास, एक स्क्वायर होता है एक रेक्टेंगल होता है, तो हम ये नहीं कहते कि स्क्वायर रेक्टेंगल है। हाँ, इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, हम कहते हैं ये अपोजिट साइड बराबर थी, अब हम कहते हैं चारों साइड बराबर हो तो फिर स्क्वायर बनता है। तो वैसे ही है कि रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं बनता, स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं बनता, मगर हम बुक में अगर देखेंगे तो आपके पास कुछ इतनी चीज़ें मिल जाएंगे रिलेटेड। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं रहा, तो मैं कह रहा हूँ गलत कहने से अच्छा है कि मैं उस चीज़ पे डिस्कस ही ना करूँ। ठीक है, तो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं कि क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे एक एग्जांपल देखा था कि वो कह रहा है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे मोस्टली ये होगा जिसमें रोज़ और कॉलम बराबर नहीं होंगी, तो हम उसको रेक्टेंगुलर ही कहेंगे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट होता है डायगोनल मैट्रिक्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स डिपेंड ज़्यादा था इम्पोर्टेंट, और उससे ये जनरेट होता है। तो हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स से, स्क्वायर मैट्रिक्स पहले तो वो स्क्वायर होगा, इज सेड यानी कहा जाएगा टू बी अ डायगोनल। ठीक है, इफ़ डायगोनल एंट्रीज आर नॉन ज़ीरो। ठीक है, तो ये सिंपल है कि अगर हम मैट्रिक्स ले रहे हैं ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी, क्योंकि इसका ऑर्डर 2/2 है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये डायगोनल होगा कब, जब हमारे पास सी और डी दोनों, सी और
बी दोनों ज़ीरो होंगे, तो क्या बन जाएगा ए डी 0 0। ए डी का मतलब ये नहीं कि ए यहाँ डी यहाँ, तो मतलब ये चीज़ें बचेंगी। तो डायगोनल एंट्रीज हम इसको कहते हैं, तो ये चीज़ें ज़ीरो ना हो, मेन मकसद कहने का यहाँ पे यही है। फिर हम कहते हैं डायगोनल तो हो गया, अब हम कहते हैं स्केलर। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स में मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि ए और डी बराबर हों, यानी कि सिंपल सा केस कौन सा हो सकता है, तो ये कह सकते हैं ए और डी बराबर हो, यानी या तो आपके पास ए ऐसे हो या आपके पास डी डी ऐसे हो। तो ए और डी का हमें वैल्यू नहीं पता, तो हम इस वजह से ये लिख रहे हैं। तो मतलब कहने का ये दोनों नंबर सेम हो, और ये ना तो ज़ीरो हो ना ही वन हो, क्योंकि वन और ज़ीरो का केस फिर अलग आ जाता है। फ़िलहाल हम कह रहे हैं एक तो नॉन ज़ीरो हो और सेम हो तो स्केलर, अलग अलग हो तो डायगोनल। तो डायगोनल तो पहले होगा ही होगा। जब ये हम अगर एग्जांपल उठाएं तो ये 2 3 4 5 था, तो हमने यहाँ पे अगर 2 0 0 5 किया है तो ये डायगोनल बन गया। फिर हमने जब इसको या तो हमने 2 2 0 0 कर दिया है, या फिर हमने 5 5 0 0 कर दिया है। ठीक है, तो जब हम इनमें से कोई करेंगे तो ये हमारा स्केलर काउंट होगा। क्लियर है डेफिनेशन? मैं ज़्यादा बोल तो रहा हूँ मगर पूछ नहीं रहा अभी, क्योंकि डेफिनेशन चल रही हैं। क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है, तो डायगोनल हो गया, स्केलर हो गया। अब हम कहते हैं कि हमारे पास आइडेंटिटी कब बनेगा। ठीक है, तो हम कह रहे थे पहले हमारे पास ए और डी बराबर थे, अब हम कह रहे हैं वो वन के बराबर हों, यानी सिंपल सा केस हो गया। ये ज़ीरो तो पहले से ही थे, अब ये भी वन वन हो गया, तो इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर हम कहते हैं ज़ीरो मैट्रिक्स, वो फिर इंडिपेंडेंट है वैसे तो, मगर इसमें भी आ सकता है। एक तो आपका ज़ीरो ज़ीरो इससे भी हो सकता है, मगर हम इसको भी ज़ीरो ज़ीरो कहते हैं, इसको भी ज़ीरो ज़ीरो कहते हैं, और किसी भी ऑर्डर का ज़ीरो ज़ीरो मैट्रिक्स हो सकता है। तो डेफिनेशन इसकी ये है कि मैट्रिक्स विथ ऑल एंट्रीज ज़ीरो। ठीक है, जिस मैट्रिक्स से सारी एंट्री ज़ीरो हों तो हम इसको ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं, उसमें हम आर्डर पे जाते ही नहीं हैं। तो जहाँ पे नीड होगी हमें ज़ीरो मैट्रिक्स ही हर आर्डर का वो मौजूद होता है। मगर आइडेंटिटी में एक होता है कि वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, इसमें हमें स्क्वायर मैट्रिक्स की रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें, तो ये किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। तो अगर हमने मैट्रिक्स कर दिया है, मैट्रिक्स के टाइप्स कर दिए हैं, तो हम थोड़ा उस पर जा सकते हैं, हम इसको ट्रांसपोज निकाल सकते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो हम क्या कहते हैं, चेंजिंग रोज इंट कॉलम्स। अब मैंने कल पढ़ाया था एक जगह पे यही चीज़ें, एसटीएसपी की प्रिपरेशन करा रहा हूँ मेरे अपने शहर में, तो उनको मैंने डेफिनेशन अपने वो दूसरी बताई, क्योंकि जिस टाइम जो दिमाग में आती है वैसे है सेम ही बात, मगर जो कहने का तरीका होता है यहाँ पे अब माइंड में ये आ रहा है, ये डेफिनेशन आ रही है, मगर वहाँ पे मीनिंग दोनों की सेम है कि हम रोज़ को कॉलम में चेंज करते हैं, वरना वर्डिंग मैंने वहाँ पे चेंज की थी। तो हम पूरा दूसरा तरीका लिखा था, मगर यही है कि मेन चेंजिंग रोज़ इनटू कॉलम। ये नहीं कि हमेशा रो को कॉलम करेंगे, तो कॉलम को रो भी कर सकते हैं, तो बात एक ही होगी। अगर हमारे पास 2 3 4 5 है, अगर ये ए मैट्रिक्स है, तो हम ए का ट्रांसपोज लेते हैं 2 4 3 5। देखें रो को हमने अगर कॉलम किया ना, कॉलम खुद ही रो बन गया है, हमें वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अगर हम यहाँ पे तो ठीक है 2 बाई 2 ऑर्डर था, यहाँ पे भी 2 बाई 2। अब ये लाजमन नहीं है, ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। अगर हम लेते हैं मैट्रिक्स 2 3 4, या अगर हम मैट्रिक के लिए आता देखें तो सिर्फ ऑर्डर हम ये रख रहे हैं 2 बाई 1 का, सॉरी 1 बाई 2 का, क्योंकि 1 रो है 2 कॉलम, ये एक ही रो है 2 कॉलम्स है। अगर हम ये बी ले रहे हैं तो बी का ट्रांसपोज होगा हमारे पास 2 3 इस किस्म का, और इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 बाई 1। तो अब हमारे पास फ़र्क आ गया है, रोज़ को हमने कॉलम में चेंज किया है तो इसका ऑर्डर भी चेंज होगा। जब स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो ये चीज़ नहीं होती, यानी रोज़ और कॉलम सेम रहते हैं। तो ये सवाल आ सकता है, इन विच कंडीशन ट्रांसपोज एंड द मैट्रिक्स इटसेल्फ हैव सेम ऑर्डर, तो हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये हमारा, जब हम देखें ये रेक्टेंगल वाला केस है, जब रेक्टेंगल होता है तो दोनों का ऑर्डर सेम नहीं होता, तो यहाँ 1 2 है यहाँ 2 1 है। जब हमारे पास दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं तो वो सेम आता है। तो ये सवाल यहाँ से एक बन सकता है जो अभी भी मेरे माइंड में है, वैसे पहले वो याद नहीं था मुझे,
तो यहाँ देखने से हमें ये चीज़ पता चली है। तो हम रोज़ को कॉलम तो करते हैं, अगर दोनों बराबर हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, एलिमेंट्स में फ़र्क आता है, जैसे ये 2 4 है, 3 5 यहाँ आ गया है। कुछ केस ऐसे भी होते हैं यहाँ अगर मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ, 2 3 3 5, तो देखें फिर करते कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ ऐसे को होते हैं मैट्रिसेस जिनका ट्रांसपोज उनके बराबर भी होता है, तो ये लाजमन नहीं है कि हमेशा सेम हो, तो डिफरेंट भी आ सकते हैं, कभी कभी सेम भी होते हैं, तो हमेशा नहीं होता। मतलब कहने का ये होता है, हम कहते हैं एक वर्ड यूज़ करते हैं, इन जनरल ट्रू नहीं होता, मतलब वो हमेशा नहीं होता। तो अब हम कह रहे हैं इसके बाद एडजॉइंट। तो हम अब आना चाह रहे हैं असल में इन्वर्स की तरफ। तो हम पहले थोड़ा एडजॉइंट निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से। अब मैं 2/2 पे ही रहूँगा क्योंकि मैट्रिक की मैथमेटिक्स तक 2/2 का डिस्कस है, तो हम 2/2 में करें। तो ए अगर हमारे पास है ABCD है, तो हम इसका एडजॉइंट निकालते हैं। ए मैट्रिक्स आप मैं बोल एडजॉइंट रहा हूँ, सिंबल इसकी ADJ है। तो एडजॉइंट ऑफ हम क्या करते हैं, जो डायगोनल मेन है इनकी जगह चेंज करते हैं। तो ये जगह D और A, इनकी जगह सिंबल चेंज करेंगे तो -C -B। एग्जाम्पल के तौर पर यहीं पे मैं लिखता हूँ 2 -3 4 5, तो ये हो जाएगा 5 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। ये सिंबल चेंज करेंगे तो ये +3 होगा, ये सिंबल चेंज करेंगे तो -4 होगा। तो ये हमारा इसका एडजॉइंट हो गया। अब मैं इसको नाम B दे रहा हूँ, तो ये एडजॉइंट B का हो गया, और ये जनरल में हमने किया है। तो ABCD जनरल लिए, यहाँ पे हमने एग्जांपल भी ले लिया है। ठीक है, तो एडजॉइंट हो गया। अब एडजॉइंट के बाद हम आना चाह रहे हैं डिटर्मिनेंट पे। ठीक है, तो एडजॉइंट के बाद जो आती है वो टाइप होती है डिटर्मिनेंट। तो हमने मैट्रिसेस में वैसे काम कर चुके हैं, हम ऑपरेशंस पे नहीं गए, हम सिर्फ उसकी टाइप्स पे गए हैं, उनके आर्डर पे गए हैं, उनके ट्रांसपोज पे गए हैं। तो अभी तक हम ऑपरेशन डिफाइन नहीं करें, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीपल वो अलग कैसे, हम वो अलग से दूसरे लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो डिटर्मिनेंट भी सिंपल सा ही चीज़ है कि डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते हैं। अगर हमारे पास यही हो ABCD, ABCD लेने में ये क्या इंडिपेंडेंट है। अब नंबर्स कोई भी हम सिर्फ वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो ABCD अगर है तो डिटर्मिनेंट को हम ऐसे भी लिखते हैं, DET ऑफ A भी लिखते हैं। ठीक है, जो भी सिंबल हो, अगर आपको DET इज इक्वल लिखे या ऐसे कुछ लिखे तो बात एक ही होती है। हाँ, ये चीज़ हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास नंबर ऑफ सेट्स है, यानी कार्डिनलिटी हो। जब हमारे पास कार्डिनलिटी हो तो हम ये यूज़ करते हैं लेटर, वरना मैट्रिसेस में भी ये हम यूज़ करते हैं। तो सिंपल है AD - BC करेंगे। ठीक है, तो अगर एग्जांपल लें ऐसे कि 2 3 5 4, तो ये अगर B मैट्रिक्स है तो B का डिटरमिनेंट हम लेते हैं 2 × 4 8 -3 × 5 -15। ये माइनस फार्मूले की है, ये माइनस इनकी अपनी आई है मल्टीप्लाई की वजह से। तो 8 + 15 जो कि हो जाएगा 23। तो लाजमन नहीं कि 23 आए, कुछ भी हो सकता है, तो कैलकुलेशन है हमारी। तो ये सारी अब कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। तो डिटरमिनेंट हमें निकालना आना चाहिए। तो सिंपल ये है कि मेन डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करें और सेकेंडरी डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करें। तो दोनों चीज़ें करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो इतना सा हमें काफ़ी है करना। 23 मिनट का वैसे हो चुका है लेक्चर। तो मैट्रिसेस में हम जा रहे हैं। डेफिनेशन के लिहाज से सवाल बहुत सारे हैं। उसके आपके डेफिनेशन हो गई, ऑर्डर है, डिटर्मिनेंट है। हाँ, कुछ सवाल मुझे अभी याद आ रहे हैं जो मैंने स्टूडेंट दूसरों को भी करवाए हैं। वो ये है कि अगर आपके पास थोड़ा टाइप आता है एक और मैट्रिसेस का, वो तो हमने पहले वो डिस्कस नहीं किया था, अब कर रहे हैं क्योंकि वो डिटर्मिनेंट पे डिपेंडेंट है। तो हम कहते हैं अ मैट्रिक्स इज़ सिंगुलर। ठीक है, तो उस मैट्रिक्स को हम सिंगुलर कहते हैं जिसका डिटर्मिनेंट 0 आए, अदरवाइज यानी नॉन सिंगुलर। ठीक है, क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा तो नॉन सिंगुलर, अगर डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो हम उसको एक स्पेशल नाम देते हैं सिंगुलर। जैसे हमारे पास 2 6 3 4 हुआ। अब देखें ये कुछ इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 6 12 माइनस का 2 4 6 12, ये 0 आया, तो ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जो सिंगुलर है। तो जिसका भी डिटर्मिनेंट 0 आए, तो ये इसका 1 0 0 2, इसका भी रिटर्न 0 0 का आएगा। तो वैसे बहुत सारे हैं, आप गिन नहीं सकते हैं। तो हर वो मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 आए तो वो सिंगुलर है। तो सवाल मैं आना चाह रहा हूँ उस पर, मगर
डेफिनेशन लिखी है, क्योंकि इस पर डिपेंडेंट एक सवाल आता है कि आप अगर, मैंने उनको कल करवाया था कि फाइंड ए इफ़ ए इज़ सिंगुलर, ठीक है, मगर आपको ए दिया गया होता है 4 a 3 6 फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, 4 × 6 24 -3 × a इज इक्वल आप ज़ीरो रखेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है सिंगुलर है, सिंगुलर की अपनी मीनिंग है, जो डिटरमिनेंट आएगा वो ज़ीरो आएगा, तो a की वैल्यू आप 8 निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हम सिंप्लीफाई है इसका, मतलब इसकी सिंप्लीफिकेशन है, a की हम वैल्यू कैसे फाइंड करें, या तो डिटरमिनेंट देंगे, फाइव डिटरमिनेंट 2 है या 5 या कुछ भी है, या सिंगुलर कह देंगे, यानी सिंगुलर में वो ज़ीरो छुपा हुआ है यानी डेफिनेशन में। तो अगर हम वो सिंगुलर हमें कह रहे हैं फिर भी ठीक है, हम ज़ीरो रखेंगे। अगर वो डिटरमिनेंट 2 है तो हम वहाँ पे रखेंगे इक्वल टू, आगे सॉल्व करें या कोई भी वैल्यू हो। तो वो सवाल आप देखेंगे तो आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो एक किस्म का ये सवाल, इसमें से सवाल आते हैं डिटरमिनेंट के लिहाज से। एडजॉइंट में नहीं आता। एडजॉइंट में अच्छा एक चीज़ होती है कि अगर आप डिटरमिनेंट निकालते हो ना, एक चीज़ अभी याद आ रही कि अगर आप ए का डिटरमिनेंट निकालो या उसके ट्रांसपोज का निकालो, वो सेम आता है, करके देखना आप भले। ए कोई निकालें मैट्रिक्स यही लें, इसका ट्रांसपोज लें, उसका डिटरमिनेंट भी सेम ही आएगा, कोई भी ऐसा मैट्रिक्स है। तो ये इसमें एक प्रॉपर्टी है जो हमें याद आनी चाहिए। हाँ, दूसरी एक है कि ए बी, अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनका डिटरमिनेंट, ए का डिटरमिनेंट बी का डिटरमिनेंट, मगर हम इसमें नहीं जा रहे थे फ़िलहाल, क्योंकि हमने प्रोडक्ट डिफ़ाइन नहीं किया अब तक। तो हम जब ऑपरेशंस करेंगे तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन भी एक ही दिन में कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर ये पूरा होता है, जिसमें हमने पहले तो हमने लॉगरिथम को थोड़ा रिवाइज़ किया, उसके लॉज को फॉरवर्ड और बैकवर्ड का समझा के कैसे हम कर सकते हैं। बाकी हमारा जो मैट्रिक्स है उसके टाइप्स से और विथ डिटरमिनेंट, और हम नेक्स्ट हमारा जो होगा वो ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो भी सवाल हो आप अभी पूछ सकते हैं, वरना आपके पास व्हाट्सएप पे आपको मेरा नंबर गिवन है, या ग्रुप में ही पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है? No, sir. ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, अगर वीडियो को यहाँ मिस्टेक हो या मतलब कोई इशू हो या कोई चीज़ समझ ना आए तो वीडियो को देखें, अगर ना आए तो फिर पूछ सकते हैं। तो ये बेसिक भी चीज़ें हैं, मैं देखता हूँ अगर मुझे कोई सवाल कहीं से मिलें तो ठीक है। अगर आपके पास अगर मैट्रिक की बुक अभी अवेलेबल है इस टाइम, तो उसमें मैट्रिक्स वाले चैप्टर में जाएंगे तो वहाँ पे मिस जो आखिर में रिव्यू की होती है, वहाँ पे एमसीक्यूज या फिलिंग द ब्लैंक्स लिखे हैं, तो उसकी अगर फ़ोटो निकाल के ग्रुप में भेजेंगे ना, तो आप खुद भी करें, तो वहाँ से आपको प्रैक्टिस के लिए अच्छे खासे सवाल हैं। लास्ट में जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, क्योंकि फिलिंग द ब्लैंक एम सी क्यू सीट हैं, वहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, वो जो ब्लैंक फिल होगा वो आपका वहाँ पे ऑप्शन होगा, तो उसका थोड़ा प्रैक्टिस के लिए आप फ़ोटो अगर आपके पास बुक है तो वो सेंड कर दें ग्रुप में। Okay, sir.